अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो चलिए हो जाइए तैयार साथियों। 30 प्रश्न आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से किस पौधे के रंध्र में दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं। रंध्र मतलब पत्तियां जो होती हैं वह दिन में आपके क्या रहती हैं, बंद रहेंगी, और रात में क्या वो पत्तियां खुल जाती हैं। तो क्या वह पत्ती वाटर लिली रंध्र है, क्या साइकस के हैं, कैक्टस के हैं, या आर्किड के हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बता सकते हैं, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए सटीक आंसर जान लेते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे आपका आ चुका है कि किस पौधे के रंध्र में दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं, वह कहलाता है कैक्टस। कैक्टस को ही और अन्य नामों से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैक्टस में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यह वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल के ह्रास को रोकता है। मतलब ह्रास मतलब जल की कमी को रोकता है। इसी के कारण दिन में यह इसकी पत्तियां जो होती हैं रंध्र बंद रहता है और रात में खुली रहती है। ठीक है, तो कैक्टस याद रखिएगा। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती। निगेटिव और नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। जल प्रकाश अपघटन की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात की जा रही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, अपचयन, अपचयन, प्रकाश अपचयन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन की बात करेंगे, और प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात की जा रही है। अब हमें प्रश्न को समझना है, प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया है, केवल हमें समझना है और सटीक आंसर करना है, और एग्जाम में भी हमें ऐसे ही करना है। इसलिए अभी से तैयारी प्रिपरेशन में लग जाइए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, यानी ये जानना जरूरी कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। जल प्रकाश अपघटन की प्रक्रिया होती है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इनमें से क्या नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जल तथा CO2 के अणु प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये पता ही होगा ना सभी को। मान लीजिए इसमें 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, पानी के 12 अणु H2O 12H2O, इसकी जब हम क्रिया करेंगे तब हमारा C6H12O6 C6H12O6 प्लस O2 के 6 अणु निकल जाएंगे, और आपका 6 अणु H2O के निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, यानी कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन की प्रक्रिया होती है, ये आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है। आइए बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। देखिए, रोग से एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, चाहे CTET का एग्जाम हो, UP टेट का एग्जाम हो, या रीट या अन्य TT एग्जाम हो, आपके रोगों से प्रश्न आता ही है। और इसमें अक्सर पूछा जाता था पहले वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन एडक होता है। एडक मतलब होता है ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन B और C ये जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन A। स्कर्वी मतलब चर्म से संबंधित है, तो चर्म हमारा किससे होता है, विटामिन C। स्कर्वी रोग आहार में विटामिन C की कमी के कारण होता है, यह जल में विलेय है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। मैं जानता हूं आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, इसलिए जयस्वाल सर आप सभी को नमस्कार करते हैं, आप सभी का माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिएगा कि शनि का उपग्रह, ग्रहों से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो शनि का उपग्रह पूछा जा रहा है। तो आप ये जानते होंगे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है। कौन होता है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे बड़ा सौर मंडल का उपग्रह कौन कहलाता है, सभी लोग बताइए अगर आपको पता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वह गैनीमीड कहलाता है। और गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। गैनीमीड और टाइटन याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पौधे में एधा या कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, जल का स्थानांतरण करना, टूटे फूटे की मरम्मत करना, या वाष्पोत्सर्जन में सहायक होना। तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, आप इतना तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि पौधे में एधा कैम्बियम का जो मुख्य जो कार्य होता है वह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है।
क्योंकि पौधे में एथाजोकैम्बियम का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना ही होता है। इसमें कुछ हमें चेंज करने की या कुछ ज़्यादा डिटेल से जानने की जरूरत ही नहीं है। A to Z राइट आंसर दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ की एंट एमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग, मलेरिया, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड। मैंने कहा ना, रोग से 1-2 प्रश्न रखा हुआ है, चाहे सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट एग्जाम हो या अदर टेट एग्जाम हो। ध्यान पूर्वक हर एक प्रश्न को अटेंड करना है। अभी आपके लिए समय है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको समय नहीं मिलता है। यही तैयारी है जो एग्जाम हॉल में काम आने वाली है, आपके सपने को साकार करने वाली है। तो तैयारी में लग जाइए, मेहनत लग जाइए, और यही मेहनत है जो आपके सफलता के मार्ग में साधक बनेगी, साध होगी। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका में होने वाला जो रोग कहलाता है, ओनली वन एक ही होता है, वह कहलाता पेचिस। आपने देखा होगा ना कि पेट ज्यादा खराब होता है, कुछ भी खाओ पचता नहीं है। हमारे घर में बोलते हैं पेचिस पड़ने लगा है। तो पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका से उत्पन्न होने वाला एक रोग होता है, और यह रोग किससे होता है? यह दूषित जल पीने से होता है। सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होंगे? और आपको पता है खाद्य जाल से भैया प्रश्न पूछा ही जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षा बंधु, ब्रदर सिस्टर, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, यही समय है समझने का। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी की बात की जा रही है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह खाद्य श्रृंखला का क्या होता है? शाकाहारी होता है। शाकाहारी में खरगोश, चूहा, गिलहरी वो आते हैं जो पत्ते खाते हों, जो चारा खाते हों। ठीक है, वो हमारे शाकाहारी में आते हैं। और जो इनको खाने, खरगोश, चूहा, गिलहरी खाने वाले होते हैं, वो मांसाहारी में आ जाते हैं। कुछ ऐसे जीव मांसाहारी शाकाहारी दोनों में आते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? द्वितीयक उपभोक्ता कौन कहलाएगा? जो इनको खाने वाला होगा। खरगोश, चूहा को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है, जलीय तथा कीट बच्ची पौधा कौन सा कहलाएगा? यूटिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया या कोई नहीं? ये भी कई बार आपके सीटेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, साथ ही साथ यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, लेकिन सीटेट में ज्यादा आता है कि जलीय तथा कीट बच्ची जो पौधा होता है इनमें से कौन सा कहला जाता है? तो वह आपका यूटिकुलेरिया कहलाता है। यूटिकुलेरिया जलीय तथा कीट बच्ची पौधा है, क्योंकि यह सूक्ष्म जलीय पौधों को अपना शिकार बनाता है। यूटिकुलेरिया क्या करता है? जो सूक्ष्म जलीय पौधे होते हैं उनको शिकार बनाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क होता है? Mg, Zn, कॉपर, Fe। तो धातु अधातु इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो कैलेमाइन किस धातु का अयस्क कहलाता है? तो कैलेमाइन अर्थात जिंक। जिंक की बात करेंगे। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? यह जिंक धातु का अयस्क कहलाता है। जिंक के कितने होते हैं? 3 अयस्क होते हैं। अक्सर एग्जाम में आ जाए कि जिंक के कितने अयस्क होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है कैलेमाइन, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। दूसरा जिंक ब्लेड होता है, और तीसरा होता है जिंकाइट। ठीक है ना, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा यौगिक है? अब यौगिक की पहचान करना। पेट्रोलियम, दूध, मिट्टी का तेल, ग्लूकोज। यौगिक देखिए, सभी लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज एक यौगिक कहलाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है मिठाइयाँ, मुरब्बों के निर्माण में किया जाता है, पेय पदार्थ में किया जाता है। इसलिए ग्लूकोज इज द राइट आंसर, ये एक यौगिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है, अनंत होता है, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम होता है, इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताइए। कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से रिपीट हो सकता है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होगा, अनंत होगा, ध्रुवों पर थोड़ा कम होगा, या कोई नहीं? सभी लोग बताइए। बेहतरीन लाजवाब आपकी स्क्रीन पर है। और सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का केंद्र पूछा गया है, मतलब केंद्र कैसा होता है? पृथ्वी के केंद्र बना, केंद्र कैसा होगा? बीच में होगा, और बीच अर्थात पिंड का भार वहां पे शून्य होता है। क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम, जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता, अगर ध्रुव अगर यहाँ पे दिया रहता, ध्रुवों पे भार अधिकतम होगा और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव कौन होता है? COH2, CON2, CO2H2 या CO2N2 होता है। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव पूछा जा रहा है। तो प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव एक ही होता है, CO2। क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन दोनों का मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स के लिए।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरस द्वारा होता है। देखिए सी टेट की बात करूं, यूपी टेट की बात करता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईवीएस में भी रिपीट होते हैं। 15 से 20% क्वेश्चन रिपीट होंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम सोल्यूशन करेंगे। कौन कौन इनको प्रीवियस पेपर सोल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो प्रकाश संश्लेषी जो संपादित होता है वह आपके सभी हरे पौधों में होता है। किसमें होता है? जो सभी हरे पौधे हैं उसमें होता है। सेल्सियस तथा फारेनहाइट के मान किस तापमान पर समान होते हैं? और आपको पता हो सेल्सियस और फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा और फारेनहाइट, इन दो ऐसे मापक हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सेल्सियस और फारेनहाइट के मान जो है, इनका जो तापमान कब समान होता है, किस मान पर समान हो जाता है? तो सभी लोग जानते हैं जब -40 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बराबर हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन जो है वास्तव मीन है? फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली या कुत्ता मछली? वास्तव में मीन पूछा जा रहा है। तो सभी लोग जानते हैं रजत मछली जो होती है वास्तव में मीन मछली नहीं होती है। बाकी फुफ्फुस मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली, ये तीनों जो मछलियां होती हैं वास्तव में मीन होती हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम संभव तापमान जो कहलाता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक होता है मास्टर्ड आयल। तो मास्टर्ड जो आयल होता है वह -273 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसे परम ताप भी कहते हैं। तो मास्टर्ड आयल को परम ताप भी बोला जाता है। तो न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस माना गया है। वायुदाब सबसे कम होता है कब होता है? शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में होता है? सभी लोग बताइएगा। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है प्रश्न कि वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, बसंत, शरद, ग्रीष्म, चारों ऋतुएं दी गई हैं, मौसम दिए गए हैं। तो वायुदाब सबसे कम वायुमंडल की ऊपरी परत में होता है, ऊपरी परत में होता है, अर्थात वह आपके ग्रीष्म ऋतु। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, इसलिए वायुदाब कम होता है। वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वायुदाब ज्यादा होगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक हो। तो ये जो पृथ्वी तल के नजदीक मंडल स्तर है, यह से तो आएगा भैया प्रश्न। वायुमंडल के जो मंडल स्तर है यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और आपको पता है कि जो क्षोभ मंडल होता है यह वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर है, जो पृथ्वी का तल का सबसे नजदीक होता है। पहले क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ मंडल के बाद दूसरा, पहले क्षोभ मंडल नीचे से आता है, दूसरे नंबर पे आपका वायुमंडल हो जाता है, दूसरे नंबर पे। तीसरे में आपका आ जाता है निचली और सघन परत होती है। जो मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं वह आपके वायुमंडल में ही होती हैं, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया। तो सभी लोग जानते होंगे किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें कोई भेदभाव ही नहीं है, इसमें हमें कोई ज़्यादा चीज़ तो छेड़खानी भी नहीं करना, ना डिटेल से बताने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रश्न को 8th क्लास का बच्चा भी जानता है। तो आप तो सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों? ये तो कई बार भर भर के झोले में भर भर के ये प्रश्न पूछा गया भैया, फिर भी आ रहा है। जी हाँ, हमेशा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होगा। कभी जब आप खाद्य श्रृंखला देखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला है गिर वन्य जीव अभयारण्य इनमें से किस वन्य जीव का संरक्षण कहलाता है? तो वन्य जीव अभयारण्य से एक प्रश्न रखा हुआ है, किसी से पूछ लिया जाए। कभी कभी एग्जाम में 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। क्या भाई? हाथी, गैंडा, सांप, शेर, गिर वन्य जीव। गिर से गिर कहाँ पे है? गुजरात में है ना गिर वन्य जीव। गा से गिर, गा से गुजरात। और गुजरात की बात की जाती है तो गुजरात में एक ही नाम आता है, शेर। जी हाँ, गिर वन्य जीव अभयारण्य में शेरों का संरक्षण है। यह अभयारण्य गुजरात के कहाँ पर है? गुजरात के एक जूनागढ़ पड़ता है। कहाँ पर है साथियों? गुजरात के जूनागढ़ पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? खाद्य जो श्रृंखला होती है उसके परितंत्र में जो आपके सबसे उच्च स्तर की उपभोक्ता जो कहला जाती है, सबसे उच्च स्तर की, तो वह कहलाएगा मांसाहारी होता है।
ठीक है, तो खाद्य संज्ञा से हमने लगभग 2 से 3 प्रश्न कर लिए। विषाणु की खोज किसने की थी? लिवेनहॉक, इवानोव्स्की, एहरेनबर्ग या फंक? सभी लोग बताइए। जी हाँ, विषाणु की खोज 1892 में हुई थी। कब हुई थी? 1892 में। अक्सर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विषाणु की खोज किसने की? तब सभी लोगों का कमेंट एक ही होता है, विषाणु की खोज अर्थात इवानोव्स्की। इन्होंने 1892 में तंबाकू मोजेक रोग का अध्ययन करते हुए पाया कि रोग पैदा करने वाला कारक बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, और इन्होंने मार्टिनस बेजरिनक ने इसकी पुष्टि की और इसे विषाणु नाम दिया। ठीक है, सभी लोग समझ गए? तो विषाणु को सजीव तथा मृतजीव की कड़ी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका जो भित्ति होती है वह काइटिन, वसा, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है साथियों, वह कौन सी कहलाती है? वह काइटिन होती है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक में जो संचित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? मिट्टी, पहाड़, नदी, जंगल, यहां से प्रश्न आएगा। मिट्टियों से प्रश्न आता है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो ये तो सब भली भांति जानते हैं, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टानें, इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम की बहुलता होती है। बेसाल्ट चट्टानों में क्या क्या होता है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम, और यही काली मिट्टी में उपलब्धता होती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? नदियों से प्रश्न आएगा। मेघना, जमुना, पद्मा, भागीरथी? सभी लोग बताइए। प्रत्येक ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड टीचर्स, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। तो गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा, पद्मा अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जोग जल प्रपात शरावती नदी, कैरो नदी, सेंट लॉरेंस नदी या चंबल नदी? जोग जल प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जोग जल प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और अक्सर मान लीजिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जोग जलप्रपात किस राज्य पर स्थित है या किस जिले पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। शिमोगा के शरावती नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा झरनों में से एक माना जाता है। क्या? शरावती नदी, जो झरना बना हुआ है, जोग जलप्रपात जो बना हुआ है। अगला, प्रेरी घास में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप? इंटरनेशनल प्रश्न है भैया, इंटरनेशनल प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रेरी जो घास है, जो चारा है, ये कहाँ पे पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है? ये इसका थोड़ा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। इसका नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें उत्तर अमेरिका की तरफ चलना पड़ेगा। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है, अर्थात थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1895, 1699, 1569 या 1689? खालसा पंथ की स्थापना पूछी जा रही। सभी लोग बताइएगा, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? सभी लोग जानते हैं 1699, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। एक और चीज़ है जो अक्सर पूछी जाती है, उपसौर और अपसौर पूछा जाता है। तो उपसौर अपसौर दोनों को जान लीजिए। उपसौर जो हमेशा होता है वह 3 जनवरी को होता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में किसके बारे में पूछा जाता है? उपसौर अपसौर के बारे में। उपसौर अपसौर एक ऐसी चीज़ है जो साइंस ईवीएस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप ये जानते हैं कि जो हर साल 3 जनवरी को या उपसौर खगोलीय घटना होती है, जो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, जो हर साल 3 जनवरी को होता है। इस समय पृथ्वी सूर्य से लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को पेरीहेलियन भी कहते हैं। और इसके विपरीत अपसौर वह बिंदु होता है जहाँ पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है।
तो सबसे दूर किस तारीख को होती है? नजदीक को उपशौर कहते हैं और अपशौर को दूर कहते हैं। मतलब सभी लोग समझ गए ना? क्या समझ गए? कि पृथ्वी सूर्य के जब सबसे नजदीक होती है उसको उपशौर बोलते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य के सबसे दूर पर होती है उसको अपशौर बोलते हैं। तो अपशौर किस डेट तारीख को होता है, ये आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है। तो मुझे लग रहा है कि अपशौर जो होता है जुलाई में होता है। जुलाई के किस तारीख को होता है ये आपको बताना है। तो ये रहे हमारे टॉप 30 प्रश्न जो